ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। रेवड़ी राजनीति पर रोक के संकेत। आजकल आप देखते हैं कि रेवड़ी की भी, फ्री की रेवड़ी की भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। कोई कहता है कि हमें चुनाव जिताइए, हम इतना देंगे, दूसरी पार्टी उससे आगे बोलती है, फिर तीसरी पार्टी उससे और आगे बोलने लगती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच लोक लुभावन घोषणाओं की होड़ लगी हुई थी। संयोग से इसी दौरान उच्चतम न्यायालय में भी ऐसी घोषणाओं से जुड़े मामले की सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने ऐसी घोषणाओं के लिए राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इनके जरिए लोगों को परजीवी बनाया जा रहा है। और जस्टिस गवई ने कहा कि चुनावी प्रलोभन लोगों को काम करने के लिए हतोत्साहित कर रहा है। और महाराष्ट्र में कामगारों की किल्लत के संदर्भ में उन्होंने यह टिप्पणी की है, राज्य में लाड़की बहन जैसी योजनाओं के चलते काम के बिना किए बिना ही कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, तो मुफ्त अनाज की सुविधा भी मिली हुई है। परिणाम स्वरूप काम करने के लिए लोगों की कमी हो गई है। और कुछ दिन पहले ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों के पास निठल्लों को पैसे देने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, मगर जब न्यायिक अधिकारियों को वेतन पेंशन जैसी सुविधाएं देने की बारी आती है तो वे खाली खजाना का रोना रोने लगते हैं। और एक बात आप लोग जान लीजिएगा इसमें कि देखिए, एक दिन वो दूर नहीं है जब आप लोगों को बैठे बैठे ही सब कुछ फ्री में मिलने लगेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सरकार सब कुछ देती रहेगी। उसी तरह के देखा जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी आप की रेवड़ी राजनीति को जनता ने खारिज कर दिया, लेकिन ऐसी राजनीति को लेकर बहस पर अभी विराम नहीं लगा। और इस राजनीति की बात करें तो तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए टेलीविजन सेट, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य घरेलू उपकरणों के साथ ही मुफ्त राशन दिए जाने लगा। हालांकि कर्नाटक, केरल जैसे पड़ोसी राज्यों को यह बीमारी लंबे समय तक संक्रमित नहीं कर पाई थी, लेकिन भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल के उभार ने रेवड़ी राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल दिए। केजरीवाल मुफ्त बिजली, पानी और परिवहन सेवाओं के जरिए मुफ्तखोरी की राजनीति को एक अलग ही स्तर पर ले गए। तमिलनाडु और दिल्ली की रेवड़ी राजनीति में एक मूलभूत अंतर भी था कि तमिलनाडु में घरेलू उपकरण जैसी सौगात के लिए एक वार्षिक खर्च होता था, लेकिन आपकी रेवड़ी राजनीति ने बिजली, पानी जैसे निरंतर चलने वाली सुविधाओं के लिए भी लोगों को मुफ्त खोरी की आदत लगा दी। यानी इसके लिए सरकारी खजाने पर निरंतर बोझ पड़ना तय होता है। अपनी इन पेशकशों के दम पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 2 विधानसभा चुनाव में 70 में से 60 से अधिक सीटें हासिल की, और जिसमें विपक्ष हाशिए पर चला गया। और तो 15 साल तक राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस उसके बाद से खाता तक नहीं खोल पाई। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल के दम पर पंजाब की सत्ता हासिल करने से लेकर कई राज्यों में पैठ बनाकर राष्ट्रीय दल भी बन गई। आप लोग यहां से सोच सकते हैं, एक समय फ्री की रेवड़ी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने आलोचना की थी, और आज आप देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी भी कह रही कि हम भैया 2500 देंगे, कहीं हम 1500 देंगे, 2000 रुपये देंगे। तो वो भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी एक पे एक 11 है इस मामले में। दिल्ली राज्य की सत्ता में भाजपा का 27 साल से चला आ रहा वनवास अगर समाप्त होता हुआ तो उसमें पार्टी के उन वादे की अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने कहा कि आप सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं न केवल चालू रखी जाएंगी बल्कि उन्हें और सक्षम बनाया जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी दे रही है तो आप बंद करने का ऐलान कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपने कहा कि उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, यानी कि जो फ्री की रेवड़ी वो दे रहे हैं, वो भी हम देते रहेंगे और अच्छे से इसे लागू किया जाएगा। कांग्रेस भले ही दिल्ली में किसी तरह पनप ना पा रही हो, लेकिन उसने भी गारंटी के नाम पर चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादों का दाव चला। कर्नाटक की सत्ता में पार्टी ऐसे ही लोक लुभावन वादों के जरिए सत्ता में आ सकी। हालांकि इन वादों की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि मुफ्त की योजनाओं से जुड़े वादों की पूर्ति के बाद विकास कार्यों के लिए कुछ खास धन नहीं बचा। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को भी ऐसे ही वादों के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आप और कर्नाटक में कांग्रेस के लोक लुभावन वादों में से सबक लेते हुए भाजपा ने भी इसी मोर्चे पर अपने पैर तेज कर दिए। भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश अपनी सत्ता कायम रखने और छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्य कांग्रेस से छटकने में महिलाओं के लिए की गई पार्टी की विशेष पेशकश की अहम भूमिका देखी गई। तेलंगाना में जनता ने कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा जताया, जबकि भाजपा ने वहां भी लाडली लक्ष्मी के जरिए 1250 रुपये प्रति माह नगदी से लेकर कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूटी का वादा किया था।
संविधान में निर्दिष्ट राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। लेकिन दिल्ली की आप सरकार ने लोगों के आर्थिक दर्जे को दरकिनार करते हुए सभी को मुफ्त बिजली पानी देना और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा करानी शुरू कर दी। इसकी देखा देखी कांग्रेस ने भी कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने नगद, हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देना शुरू कर दिया। इसके बाद तो इस सिलसिले में ने ऐसा जोर पकड़ा कि भाजपा भी पीछे नहीं रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद हाल के हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों की यही मंशा देखी और दिल्ली में भी भाजपा ने बढ़ चढ़कर घोषणाएं की। आप देखते हैं कि क्या आपने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की राशि देने का वादा किया तो भाजपा ने 2500 रुपये देने की घोषणा की। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को लुभावने के लिए भाजपा ने अटल कैंटीन में 5 रुपये में पोषक आहार उपलब्ध कराने का वादा भी किया और ये वादे भी सरकारी खजाने से ही पूरे होंगे। रेवड़ी राजनीति पर अभी तक के कम से कम 2 संकेत कुछ सुकून देने वाले रहे हैं। रेवड़ी राजनीति की होड़ शुरू करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार आशा की पहली करण बनी है। दूसरी उम्मीद जस्टिस कबई के अवलोकन से जुड़ी है। अब नजरें इसी पर टिकी होंगी कि शीर्ष अदालत में रेवड़ी राजनीति के पक्ष और विपक्ष में किसी प्रकार की दलीलें दी जाती हैं और उससे क्या फैसला निकलता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम क्या? इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है ए सूर्यप्रकाश के द्वारा। और देखिए, अगर हम लोग विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्यसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो इनकी देखभाल कौन करता है, कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। खेती की सेहत सुधारने की कोशिश। विश्व की 2.5% जमीन पर दुनिया की 17.8% जनसंख्या का पेट भरना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब तक देश के किसान इस चुनौती पर खरे उतरे हैं, लेकिन मिट्टी की उर्वरता में ह्रास की दर को देखें तो भविष्य की राह आसान नहीं है। बेजान होती मिट्टी का ही नतीजा है कि बुजुर्ग यह शिकायत करते रहते हैं कि आखिर अनाज इतने बेस्वाद कैसे होते जा रहे हैं। पहले किसान एक साथ कई फसलें बोते थे और एक ही फसल की सैकड़ों किस्में मौजूद थीं। दरअसल हरित क्रांति के दौर में क्षेत्र विशेष की परिस्थिति की दशाओं की उपेक्षा कर फसलें ऊपर से थोपी गईं। जैसे दक्षिण भारत में गेहूं, पंजाब में धान की खेती। किसान उन्हीं फसलों की खेती करने लगे जिनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता हो और इससे दलहनी तिलहनी फसलें अनवर और सीमांत भूमियों पर धकेल दी गईं। और इस प्रकार आप देखते हैं कि फसल चक्र थमा, जिससे मिट्टी की उर्वरता, नमी और भुरभुरेपन में कमी आने शुरू हुई और इसकी भरपाई के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा और हरी खाद, कंपोस्ट आदि भुला दिए गए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से शुरू में तो उत्पादकता बढ़ी, लेकिन आगे चलकर उसमें गिरावट आने लगी। उदाहरण के लिए 1960 में 1 किलो रासायनिक खाद डालने के पर उपज में 25 किलो की बढ़ोतरी होती थी, जो 1975 में 15 किलो और 2014 में 4 किलो ही रह गई। मिट्टी के महत्व का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस मिट्टी को 2 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में 500 साल लग जाते हैं, वह महज कुछ ही सेकंड में नष्ट हो जाती है। अब तक देश की 9.60 लाख हेक्टेयर भूमि नष्ट हो चुकी है। हर साल 5.3 अरब टन मिट्टी की ऊपरी परत जल कटाव से नष्ट हो रही है। दशकों की उपेक्षा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिट्टी की सेहत की सुध लेते हुए 19 फरवरी 2025 को राजस्थान कि सूरतगढ़ में स्वस्थ धरा खेत धरा थीम के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के बारे में भी याद रखिएगा और इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में याद रखा करिएगा। और आपको बता दूं कि जब इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। इस योजना के तहत साल में 2 बार मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं, अर्थात रबी और खरीफ फसल की कटाई के बाद या फिर जब खेत में कोई फसल ना लगी हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में मौजूद 12 तत्वों की मात्रा दिखाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार होने के बाद कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि सखी आदि किसानों को सुझाव देते हैं कि किस मिट्टी में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाए और उससे आप देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अनावश्यक और असंतुलन इस्तेमाल में कमी आई है। गुजरात में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को मिली सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया। इस योजना की 1 दशक पूरा होने तक देश में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
देश भर में 8,272 मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल सभी प्रमुख भाषाओं में कार्ड की सुविधा प्रदान करता है। केंद्र सरकार के इस अनूठे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूल को शामिल किया गया है। 2024 तक आप देखिए 10,000 कितना 1,020 स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं। इन स्कूलों में 1,000 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का 2022-23 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता नाम से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में एक घटक के रूप में विलय कर दिया गया। सरकार ने जून 2023 में ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। VLSTL की स्थापना ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों द्वारा की जा सकती है, जिसमें स्वयं सहायता समूह, स्कूल, कृषि विश्वविद्यालय आदि शामिल है। फरवरी 2025 तक 17 राज्यों में 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 2023 में सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया ताकि सभी परीक्षण परिणामों को मानचित्र पर देखा जा सके। और आप देखते हैं कि सरकार ने पोषण आधारित सब्सिडी योजना भी शुरू की। इसमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 21 उर्वरकों को NBS योजना के दायरे में लाया जा चुका है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए मोदी सरकार फसल विविधीकरण पर जोर दे रही है। इसके तहत सरकार ने दलहनी तिलहनी फसलों और मोटे अनाजों के समर्थन मूल्य में भरपूर बढ़ोतरी की है और इससे इन उपजों की सरकारी खरीद में अपेक्षित सुधार आया है। इसी को देखते हुए अब सरकार दलहनी तिलहनी और मोटे अनाजों का समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद भंडारण विपणन का देशव्यापी नेटवर्क बना रही है और इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि अनाजों के केंद्रीकृत भंडारण पर होने वाली भारी भरकम खर्च भी घटेगा। क्या भरकम खर्च भी घटेगा। और इसके लिए सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स की स्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है और इन गोदामों में स्थानीय उपज को भंडारित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाएगा। और विरोधी भले ही PM मोदी पर आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई है कि आज़ादी के बाद वह पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बंजर होती जमीन की सुध ली है। लेखक लोक नीति के विश्लेषक हैं रमेश कुमार दुबे, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। विश्व की अनुभूति। विश्व वह नाम है जिसे लेते ही एक अद्भुत अद्वितीय शीतलता और ऊर्जस्वता का अनुभव होता है। उनकी उपस्थिति से ही एक अलौकिक सुगंध हमारे भीतर व्याप्त हो जाती है। सिर्फ कोई एक स्थिर आकृति नहीं, वह तो प्रभा है, अनवरत और अविराम। वह कभी गहन ध्यान में लीन समाधिस्थ है तो कभी तांडव में समूचे ब्रह्मांड को गति दे रहे हैं। इस प्रकार वह साधना और तपस्या के शिखर है तो निरंतर सक्रियता की प्रतिपूर्ति भी है। वह अकल्पनीय है किंतु कल्पनाओं के आदि गुरु भी है। उनकी ध्वनि मौन से जन्म लेती है और अनहद में विलीन हो जाती है। कोई उन्हें सगुण रूप में देखता है, गले में नाग, मस्तक पर गंगा, हाथ में त्रिशूल, तो कोई उन्हें निराकार ऊर्जा के रूप में। और वह योगियों के लिए ध्यान, कवियों के लिए अलंकार, संगीतकारों के लिए राग और भक्तों के लिए समर्पण। शिव स्वयं अनंत है, वह काल के भी पार है और संहार के भी पार है। वह मृत्यु में भी अमृत और अमृत में भी विरक्ति है। वह शब्दों में सीमित नहीं है, लेकिन हर शब्द उन्हीं की ओर संकेत करता है। वह रूप में नहीं बनते, लेकिन हर रूप उन्हीं का विस्तार है। जब कोई शिव को भीतर स्वीकार करता है, जब कोई अपने विकारों को उनके चरणों में अर्पित कर देता है, तब एक सुगंध उसके चारों ओर प्राप्त हो जाती है। यह केवल साधना का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वयं साधना का मार्ग भी है। यह सुगंध उन शब्दों में भी समाई हुई है जो शिव की महिमा गाते हैं। यह सुगंध हर हर महादेव के उस उद्घोष में है जो भक्तों की वाणी से निकलकर अनंत में विलीन हो जाता है। शिव की यह सुगंध विरक्ति भी है और अनासक्ति भी है। यह मोह माया से मुक्ति की सुगंध है, परंतु प्रेम से भी भरी हुई है। यह सुगंध किसी सीमाओं में नहीं बनती, यह तो उसी की अनुभूति में आती है जो अपने भीतर के शिव को जागृत कर लेता है। आपसे आज शिवरात्रि है ना, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी हैं। ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोगों को बहुत जल्दी आपके सपने पूरे हों, मंजिल मिले आपकी। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत भी अच्छे से करिए, ईमानदारी से आप लोग करिए। कटघरे में आप पार्टी। तो केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने वाली ही नहीं, बल्कि उसे बेनकाब करने वाली भी है। कैग की इस रिपोर्ट के अनुसार मनमानी शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए के अधिक के राजस्व की क्षति हुई है। कैग ने केवल यही नहीं बताया शराब नीति को मनमाने तरीके से तैयार और क्रियान्वित किया,
बल्कि इस पर भी प्रकाश डाला है कि कैसे नियमों का उल्लंघन कर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है, उसके चलते कहाँ कितना घाटा हुआ है। केक की रपट एक तरह से उस बहुचर्चित शराब घोटाले की पुष्टि कर रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। केजरीवाल उनके साथियों ने इस घोटाले को छिपाने के जतन किए। इसका पता इससे चलता है कि केग ने शराब नीति में अपनी इस रपट पर मार्च 2024 में ही सौंप दी थी, लेकिन उसे विधानसभा में पेश करने से इनकार किया गया। कोई भी समझ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा। समस्या केवल यह नहीं है कि शराब नीति पर केग की रपट को विधानसभा में प्रस्तुत करने से बचा गया, बल्कि यह भी कि अन्य मामले पर भी उसने रिपोर्टें दबा दी थी। क्या कि एक नहीं कुल 14 रपटें हैं जिन्हें विधानसभा में पेश करने से मुंह मोड़ा गया। इनमें से एक रपट कोविड काल में मुख्यमंत्री आवास की विलासितापूर्ण साज सज्जा में अनाप शनाप सरकारी व्यय की भी है। इस सबसे सबसे यदि कुछ सिद्ध हो रहा है तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने नई तरह की राजनीति करने और स्वयं को कट्टर ईमानदार दिखाने और सुशासन के उच्च मानदंड स्थापित करने की जो बड़ी बड़ी बातें की थी, जिसने प्रारंभ में लोग प्रभावित हुए थे, वे नितांत खोखली थी। और अब यह और अधिक आसानी से समझा जा सकता है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा क्यों करने में लगे हुए। चूंकि यह हंगामा सतही और निरर्थक मुद्दों पर किया जा रहा है, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि उसका एकमात्र उद्देश्य जनता का ध्यान भटकाना। लेकिन अब ऐसी पैंतरेबाजी चलने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से यह जो आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अंबेडकर और भगत सिंह के फोटो हटाकर उनका अपमान किया गया, वो झूठा साबित हुआ। जनता को यह भी स्मरण आया अरविंद केजरीवाल ही थे। उन्होंने खुद को संविधान प्रेमी क्रांतिकारी सिद्ध करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से महात्मा गांधी की फोटो हटा दी थी। और क्या अंबेडकर का नाम लेकर अपने को संविधान का रक्षक बताने वाले केग की रपटों को दबाने की संविधान सम्मत कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2000 कब हुई थी? 12 में हुई थी ना। आम आदमी पार्टी भारी बहुमत मिला, राष्ट्रीय पार्टी बहुत जल्दी बन चुकी थी, लेकिन फिर दिल्ली में ही चुनाव हार गए और नेता भी बड़े बड़े नेता इनके चुनाव हार गए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 को पढ़ेंगे तो सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और सीएजी की अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें ना, तो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखा गया है। उचित मांग। प्रयागराज में आयोजित इस बार के महाकुंभ से सनातन संस्कृति को वैश्विक विस्तार दिया ही है। शाही स्नान और पेशवाई शब्दों को तिलांजलि देकर करोड़ों लोगों के मनोभाव का भी सम्मान किया गया। स्वतंत्र भारत में ऐसे सभी अवशेषों से दूरी बनाई जानी चाहिए जो गुलामी के काल की स्मृति दिलाते हो। शाही और पेशवाई शब्द मुगलों के शासनकाल में मिले थे और यह विडंबना ही है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले में अब तक उनका प्रयोग किया जाता रहा है। दैनिक जागरण ने इन शब्दों को परिवर्तित करने के लिए अभियान चलाया था, जिसे व्यापक समर्थन मिला। अंततः इनके स्थान पर अमृत स्नान और छावनी प्रवेश जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जो इस महाकुंभ की बड़ी सफलता है। अब अखाड़ा परिषद ने यह मांग उठाई कि उज्जैन, हरिद्वार, नासिक में होने वाले कुंभ, अर्धकुंभ में भी इन शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, तो वहां की सरकारों को इस विषय में विचार करना चाहिए। शब्द हमारी संस्कृति और परंपराओं को अभी वृत्ति देते हैं, इसलिए सनातन धर्म से जुड़े आयोजनों से उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाने की मांग उचित ही है। प्रयागराज के महाकुंभ से यह अलग जगी तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव अन्य राज्यों के कुंभ भी में देखने को मिलेगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश ये हमारे भारत का एक राज्य है ना, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यही महाकुंभ हो रहा है। आदिभूमि संरक्षण में भारत की प्रगति। बीते दिनों झारखंड के उदबा झील, तमिलनाडु के थ्रेदगल और सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तथा सिक्किम के खेचे ओपलरी आदिभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, और जिसके बाद देश में रामसर संरक्षण स्थलों की कुल संख्या 89 हो गई है। यह न केवल जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भारत की आदिभूमि प्रबंधन नीतियों की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के बाद विशिष्ट परिस्थिति की भूमिका वाले आदिभूमियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उसे इस रामसर साइट का दर्जा देने की पहल शुरू की गई थी।
आर्द्रभूमि वेटलैंड दुनिया के सबसे उपजाऊ उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। यह क्षेत्र स्थायी या फिर अस्थायी रूप से पानी से ढका रहता है और आमतौर पर समुद्री तटीय क्षेत्रों डेल्टा ज्वारनद मुद मुख्य और झीलों तथा पश्च जल बैकवाटर के रूप में पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होने के कारण ये हमारे साझा भविष्य के लिए मजबूत आधार के रूप में कार्य करते हैं। प्रजातियों की संख्या, उनकी विविधता के मामले में इसकी तुलना उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों या फिर प्रवाल भीतियों से ही की जाती है। आर्द्रभूमि द्वारा विभिन्न प्रकार की परिस्थिति तथा आर्थिक सेवाएं प्राप्त होती हैं। आर्द्रभूमि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन व कच्चे माल के स्रोत, तूफान और बाढ़ नियंत्रक, स्वच्छ जल आपूर्ति करता, प्राकृतिक सुंदरता और शैक्षणिक तथा मनोरंजक लाभ प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। एक तरफ वायुमंडल से कार्बन अवशोषण कर वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो दूसरी तरफ ये जल के शुद्धिकरण, भूजल पुनर्भरण में भी सहायक है। आर्द्रभूमि अपने माध्यम से बहने वाले पानी से प्रदूषकों को हटाने में बहुत प्रभावी है। वह आर्द्रभूमि एकाएक आए बाढ़ के पानी को सोख कर और बाढ़ के फैलाव को रोकने में सहायक भी है। एक अनुमान के अनुसार एक आर्द्रभूमि 1 मिलियन गैलन पानी संग्रहित कर सकता है। वहीं तूफान आने पर तटीय आर्द्रभूमि तूफानी लहरों से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ ही ये पर्यटक विकास को भी सहायक है। आर्द्रभूमि में जैव विविधता को निहारना, उसे कैमरे में कैद करना सुकून दे एहसास होता है। व्यापक पर्यटन अवसर प्रदान होने के कारण स्थानीय समुदाय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आप सोचिए क्या है आर्द्रभूमि, फिर इसका महत्व क्या है, ये सब आप लोगों को याद रखना चाहिए। यही आपको बताया जाता है इन आर्टिकल में। यह चिंताजनक है कि औद्योगिक, कृषि और आवासीय विकास में रूपांतरण जैसी अनैतिक मानव हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी की 50% आर्द्रभूमियां पहली दुनिया भर में गायब हो चुकी हैं। आर्द्रभूमि से होने वाली विविध लाभों को देखते हुए इससे समुचित विकास संरक्षण पर गंभीर होने की आवश्यकता है। ये हमारा प्यारा भारत है, ईरान आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए ये झारखंड, रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। ये तमिलनाडु है। चेन्नई इसकी सीमा चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। ये आप देख लीजिए, टिप्पणियाँ हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। महामारी का रूप लेता मोटापा, और आजकल आप देखते हैं कि मोटापे से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। इससे बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। वर्ष 2012 में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के विज्ञानियों ने एक अध्ययन किया, और जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा बताइए। कि 2005 के आंकड़ों के आधार पर वैश्विक जनसंख्या का वजन 28.7 करोड़ टन बताया गया था। तब पहली बार पृथ्वी पर रहने वाले सभी इंसानों के वजन की गणना करके बताया गया था कि धरती पर 1.5 करोड़ टन वजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग अपनी उम्र और कद के हिसाब से अधिक भारी है, और इसमें भी 35 लाख टन की अधिकता का कारण लोगों का मोटापा से घिरा होना बताया गया था। तब विज्ञानियों ने दावा किया था कि अगर लोगों में मोटापा इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्दी ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे लगेगा कि पृथ्वी पर मौजूदा आबादी से 1 अरब ज्यादा लोग रह रहे हैं। यह आकलन स्पष्ट तौर पर मोटापा की महामारी में बदल जाने का संकेत देता है, और जिसकी गंभीरता का उल्लेख गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किया, और उन्होंने इससे बचाव के सूत्र भी दिए। प्रधानमंत्री ने एक अध्ययन का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि दुनिया भर में प्रत्येक 8 में से 1 व्यक्ति विभिन्न कारणों से पैदा हुए मोटापे की समस्या से ग्रस्त है, और इसमें भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में मोटापा की समस्या कुछ ही अरसे में 4 गुना बढ़ गई है। WHO का तो आकलन है कि अभी की विश्व में करीब 2.7 अरब लोग मोटे हैं। इस कारण वे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से दो चार हैं। दरअसल अब जैसे जैसे भोजन की उपलब्धता आसान हो रही है, शारीरिक श्रम करने के मौके खत्म हो रहे हैं। ज्यादा वसा एवं तेल वाले भोजन मोटापे को महामारी में तब्दील करने में अपना योगदान देने लगे हैं। अतीत में ज्यादा वसा वाले प्रचुर मात्रा में भोजन कोई समस्या नहीं खड़ी करता है। आज से 100 साल पहले तक दुनिया की लाइफ स्टाइल ऐसी था जिसमें खाए हुए भोजन और वसा के आसानी से पच जाने और ऊर्जा में बदल कर खत्म हो जाने के पर्याप्त मौके थे। पर बीते कुछ वर्षों में इंसानों की दिनचर्या में जो बदलाव आए उनसे लोगों को मोटा बनाना शुरू कर दिया है। बिगड़ती दिनचर्या का संकट। किसी देश में सेहत और बीमारी का संबंध सिर्फ इलाज की सहूलियतों और आबादी की तुलना में उपलब्ध अस्पतालों और डॉक्टरों की संख्या से ही
हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों को कई रोग इसलिए भी घेरते हैं क्योंकि उनकी दिनचर्या सेहत से जुड़ी कायदों के मुताबिक नहीं होती है। लोग ऐसा रूटीन अपनाते हैं और जिससे उनके बीमार पड़ने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में साधन संपन्नता बढ़ने के साथ साथ लोग अपने दिनचर्या और स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा लापरवाह हुए हैं। हम भारतीय काम करने के मामले में भले ही सबसे आगे हों, लेकिन फिटनेस और सक्रियता के मामले में दूसरे कई देशों के नागरिकों से काफी पीछे हैं। इसका नतीजा मोटापे की बढ़ती समस्या के रूप में सामने आ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के अनुसार हमारे देश में वयस्क पुरुषों में 22% और महिलाओं में 24% आबादी आबादी आप देखिए शहरी क्षेत्रों में आबादी मोटापे से ग्रस्त है। ग्रामीणों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में और बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। इसकी पहली वजह असंतुलित आहार है। एक आम शहरी शहरी के भोजन में तेल वसा, जंक फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का ज्यादा समावेश होता है। शारीरिक सक्रियता में पहले के मुकाबले बहुत कमी आई। शहरों में ऐसा सिर्फ दफ्तरों और कंप्यूटरीकृत कामकाजी माहौल की वजह से नहीं हुआ, बल्कि सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा मिलने के और मोबाइल, टीवी, इंटरनेट जैसे साधनों पर निर्भरता बढ़ने से भी हुआ है। हालांकि मोटापे की समस्या के कुछ कारण भी गिनाए जाते हैं, जैसे तनाव का बढ़ना, मस्तिष्क सेहत में कमी आना, और जिसकी वजह से भी कुछ लोग अधिक भोजन करते हैं। अब आप देखिए कि ऑनलाइन आसानी से आपके घर तक आ जाता है। उल्टा सीधा दुनिया भर का आप खा रहे हैं और उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप मेहनत ही नहीं कर रहे, तो और परेशानी खड़ी हो रही है। इसके अलावा अनुवांशिक कारणों और हार्मोनल असंतुलन को भी मोटापे की वजहों में गिना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खाने में तेल की मात्रा कम करने का सुझाव देते हुए जिस मर्ज पर उंगली उठाई वह एक बड़ी समस्या है। लुंजपुल होती दिनचर्या की जगह शहरीकरण, तकनीकी प्रगति ने हमारी कथित आधुनिक जीवन में ज्यादा वसा और चीनी वाले फास्ट फूड का समावेश कर दिया और इस पर शारीरिक निष्क्रियता से शरीर में जमा होती ऊर्जा और चर्बी को गलाने के रास्ते अलग से बंद कर दिए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 61% गैर संक्रामक बीमारियों से होने वाली मौतों के पीछे लोगों की निष्क्रिय दिनचर्या है। और उसकी माने तो भारत के 24.7% पुरुष और 43.3% महिलाओं को अपने हाथ पांव चलाने में ज्यादा यकीन नहीं है। एक अरसे तक खेती प्रधान और मेहनत कश लोगों के देश के रूप में पहचान रखने वाले भारत इस तब्दीली का दिखना चिंताजनक तो है। इसमें हमारी लुंज-पुंज होती दिनचर्या की झलक भी मिलती है। वर्ष 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए यह संकल्प जताया था कि नए भारत में सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को फिट बनाना है, तो उस समय भी उन्होंने भारतीयों की अस्वस्थ जीवन शैली पर सवाल उठाते हुए बताया था कि हमारी शारीरिक निष्क्रियता के कारण देश में डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और पैदल चलने में कुताही, ये वास्तव में हमारे देश में लोगों में समय के साथ पैदल चलने की प्रवृत्ति कम हो गई। लेकिन पड़ोसी देश चीन हेल्दी चाइना 2030 के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। इसी तहत ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15% नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में 2030 तक 5 लाख नए लोगों को व्यायाम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अमेरिका 2030 तक करीब 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ेगा। यूं तो स्वास्थ्य के नजरिए से पैदल चलने का महत्व है और इस पैमाने पर भारतीयों को आलसी ठहराने वाली तो लय हमारे लिए एक चेतावनी है। पर ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुस्ती हमारी पूरी जीवन शैली और कार्य संस्कृति में समाई हुई है। इसलिए यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि चेतावनी है। इसलिए तमाम अध्ययनों की गंभीरता को समझते हुए भारतीयों को अपनी दिनचर्या में बदलाव को लेकर तुरंत सतर्क हो जाने की जरूरत है। और इस चेतावनी का सबसे अहम पहलू शारीरिक परिश्रम से जुड़ा है और जिसकी भारतीय जीवन में जबरदस्त अनदेखी हो रही है। इस तब्दीली का प्रमुख कारण हाल के दशकों में देश में हुआ सामाजिक आर्थिक विकास है और इसमें महिलाओं पुरुषों की ही नहीं बल्कि बच्चों की बदलती जीवन शैली के लिए भी ये आप देखेंगे कि संकेत निहित हैं। भारतीयों को आलसी साबित करने वाले सर्वेक्षणों में सच्चाई इसलिए नजर आती है क्योंकि हमारे कस्बाई और शहरी जीवन से शारीरिक परिश्रम की जरूरत लगभग खत्म होती जा रही है। लोग वास्तविकता में आलसी होते जा रहे हैं। मुसीबत बढ़ा रही निष्क्रिय जीवन शैली हमारे देश और समाज की आर्थिक उन्नति तेज शहरीकरण के रूप में देखती है, जहां आधुनिक सुख सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब लोग सब्जी खरीदने में भी कारों का इस्तेमाल करते हैं और शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम प्रदूषण के पीछे हर साल कार की संख्या में वृद्धि होना है। पहले लोग आसपास के बाजार तक या तो पैदल जाते थे या खुद की साइकिल का सहारा लेते थे, पर अब तो बाजार खुद लोगों के घरों में आ पहुंचा है। जूते, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से लेकर फल सब्जी तक ऐसा क्या है जिसे ऑनलाइन नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसे में अधिक से अधिक कसरत आंखों और हाथ की उंगलियों की होती है, अन्यथा लोग हाथ पांव हिलाए बिना टीवी के सामने जमे रहते हैं। कहीं कोई चलने फिरने का दबाव नहीं है, जरूरत नहीं है।
यह सही है कि मेडिकल साइंस की बदौलत इंसान की औसत उम्र इजाफा हो रहा है, लेकिन लोग ऐसी बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे हैं जिन्हें जीवन शैली की बीमारियां कहा जाता है, जैसे मोटापा, रक्तचाप, दिल की बीमारियां। ये आम बात हो गई है। मेडिकल जर्नल द लेसेंट के 2017 के अध्ययन ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज में कहा गया था कि अमीर देशों के लोग यह समझने लगे हैं कि सेहत कितनी जरूरी चीज़ है, इसलिए वे शारीरिक श्रम को महत्व देने लगे हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में यह बात समझी नहीं जा रही है, और लिहाजा गरीब और विकासशील देशों में अमीर मुल्कों की तुलना में लोग ज़्यादा दिन बीमार रहते हैं। ब्रिटिश हाई हार्ट फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी मेहनत कश कामकाज और व्यायाम से कोसों दूर चली गई है, और जिसके नतीजे में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। खासतौर से शहरी जीवन एक मुसीबत ही पैदा कर रहा है। हम बीमारियों का इलाज यह सोचकर करते हैं कि किसी तरह जान बची रहे, पर उन कारकों की ओर नहीं देखते जो बीमारी पैदा करते हैं या हमारे सहज और स्वास्थ्य जीवन में रुकावट पैदा करते हैं। असल में आज मोटापा, संघर्ष और मनोरोग के वे तथ्य हैं जो हमारी बेहतर लाइफ स्टाइल में बाधक हैं। मुख्य बात यही कि ये बीमारियां हमारी सुस्ती या फिर आलस की देन है। ऐसे में हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम इनसे बचें और सक्रिय और जीवंत बने रहें। अध्ययनों से मिली चेतावनी का साफ इशारा है कि हमें अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए। इसे इस तरह से ढाला जाए कि बीमारियां पास भटके ही नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। आपकी राय मायने रखती है भैया। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।